अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो एक्चुअली में लार्ज कैप वो कैटेगरी है जो कि लीस्ट रिस्की कैटेगरी मानी जाती है। जब हम इस कैटेगरी को कंपेयर करते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप या जो अदर कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं या मल्टी कैप फंड्स हैं या सेक्टोरल फंड्स हैं, तो एक्चुअली में वो इन्वेस्टर जो कि थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा नेगेटिव में नहीं देख सकते, उनके लिए लार्ज कैप फंड एक्चुअली में एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अब क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लीस्ट रिस्की और लीस्ट वोलेटाइल फंड्स होते हैं, तो इन फंड्स के अंदर आप अगले 5 साल या 8 साल इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इन फंड्स को आप अगले 15 साल 20 साल 25 साल या अपनी लाइफ टाइम तक भी आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप भी सोचेंगे कि यार सारी जिंदगी अगर पैसा इन्वेस्ट करते ही रहेंगे तो इस पैसे को खर्च कब करेंगे, तो खर्च तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब आपकी एज 60 साल या 70 साल आ जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आप इन सारे पैसों को या तो अपने घर पे रखेंगे या अपनी जेब में लेके घूमेंगे। तो उस वक्त जो भी सेविंग्स आपके पास होंगी उन सेविंग्स को घर पे रखने से अच्छा है या सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा है कि उस पैसे को आप इन्वेस्टेड रखें। वैसे तो उस एज में आपके लिए जो बेस्ट फंड्स रहेंगे वो लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं, बट हाँ कुछ पोर्शन आपको इक्विटी में फिर भी इन्वेस्टेड रखना चाहिए। तो ऐसे केस में लार्ज कैप फंड्स एक्चुअली में लोगों की चॉइस बन जाती है। खैर वो एक बहुत लंबी प्लानिंग है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे, बट अभी के लिए हम टॉप 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करके देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ टिकरटेप का। टिकरटेप एक एक्चुअली बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या इंडिसेस किसी को भी शॉर्टलिस्ट या एनालिसिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ टिकर टेप पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स हैं या ETFs हैं या इंडिसेस हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको आप एनालाइज कर सकते हैं। या फिर एक बहुत ही अच्छा टूल इनके पास अवेलेबल है जो कि है स्क्रीनर। तो अगर आप स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग करते हैं, इस तरीके से आप स्क्रीनिंग करके भी म्यूचुअल फंड्स को या स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे, तो हम आ जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के स्क्रीन पे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप आते हैं इक्विटी के अंदर, तो मैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ इक्विटी, और अगर मैं इक्विटी को एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारे ही म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, बट हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप। तो मैं इसको अनचेक करके मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ लार्ज कैप फंड्स को। तो जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे ही लार्ज कैप फंड्स आ गए हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इनकी सॉर्टिंग लगी हुई है वो लगी हुई है AUM पे, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि फंड साइज पे। तो जो हाईएस्ट फंड साइज है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, उसके बाद आता है SBI ब्लू चिप फंड, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर इसको AUM की जगह पे सॉर्ट करना है CAGR पे। तो पिछले 3 साल के CAGR के बेसिस पे हाईएस्ट CAGR किसका गया है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट पे यहाँ पे लग गया है। तो जो हाईएस्ट CAGR गया है वो गया है IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड का, जो कि है 17% का। उसके बाद कैनरा रोबैको, बड़ौदा BNP, कोटक ब्लू चिप एंड सो ऑन। बट जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लार्ज कैप फंड एक्चुअली में वो कैटेगरी है जिसको आप बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। आप 20-22 साल या 25 साल तक भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इतने लंबे समय के लिए होने वाली है तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं फंड्स को चूज करूंगा जिनका AUM एक्चुअली में अच्छा है। तो ये अच्छा AUM किसको बोलते हैं? अच्छा AUM जितना कि मैं R&D कर पाया हूँ या जितना कि मैं खुद समझ पाया हूँ, एक अच्छा AUM लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर होता है अगर किसी फंड का AUM 2000 करोड़ से ऊपर का है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लार्ज कैप फंड्स को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करूंगा जिनका AUM एक्चुअली में मुझे 2000 करोड़ से ऊपर का मिलता है। तो अच्छी बात यह है कि टिकर टेप के अंदर हम यहाँ पर AUM पे अगर आते हैं तो AUM पे आप यहाँ पर सिंपली चूज कर सकते हैं कि आपको मिनिमम AUM कितना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे बढ़ा के कर देता हूँ कि मुझे 2000 के आसपास का AUM चाहिए, उससे ऊपर का AUM चाहिए, और हाईएस्ट AUM कितना भी जा सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर AUM का फिल्टर लगाया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास खाली 13 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जिनका AUM एक्चुअली में 2000 करोड़ से ऊपर का है। तो एक तरह से जो लोएस्ट AUM हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड का, जिसका AUM है 2651 करोड़ का। तो शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। और जैसे कि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग लगाई हुई थी वो लगाई हुई थी CAGR 3 ईयर्स पे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को सॉर्ट या शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 5 ईयर्स का CAGR। तो अगर मैं यहाँ पर एड फिल्टर में जाता हूँ और मैं जाता हूँ रिटर्न्स CAGR, और CAGR में हम आ जाते हैं CAGR 5 ईयर्स पे। मैं इसको जैसे ही चेक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा CAGR 5 ईयर्स का। तो मैं CAGR 5 ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आगे है 5 ईयर्स CAGR के बेसिस पे सॉर्टिंग। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईएस्ट रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के, जो कि हैं 15.39% के। फिर आते हैं कैनरा रोबैको, उसके बाद आता है मेरा एसेट, और फिर आता है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। तो एक तरह से टॉप 4 या टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। और अगर आप बाकी फंड्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CAGR 5 ईयर्स पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम CAGR जो चाहिए वो चाहिए 13% का। तो मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 12.82।
तो अगेन यहाँ पर फिर से फिल्टरिंग हो गया, हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स रह गए हैं वो रह गए हैं खाली 6 म्यूचुअल फंड्स। और जैसे कि टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स में हम देख ही सकते हैं कि जो लोवेस्ट CAGR 5 ईयर आ रहा है वो आ रहा है 13.12 का। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आके 13 ही टाइप कर देता हूँ। तो मैं अगर 13 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, लोएस्ट रिटर्न हमारे पास 13.12 के हैं। उसके अलावा और भी कुछ फील्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 3 ईयर्स एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स। उसके अलावा हमें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हम रिस्क अगर देखें तो रिस्क में वॉलेटिलिटी मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। और भी कुछ अगर हमें चाहिए यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपोजिशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया है, इक्विटी के अंदर भी लार्ज कैप के अंदर कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप के अंदर कितना है, या फिर डेट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स का हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो कंपोजिशन के अंदर इक्विटी होल्डिंग्स, डेट होल्डिंग्स और लार्ज कैप और मिड कैप होल्डिंग्स और स्मॉल कैप होल्डिंग्स, मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ऐड करूंगा। उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा डन। तो मेरे ख्याल से मेरे पास वो सारे कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं जिनके बेसिस पे मैं इन 4 म्यूचुअल फंड्स में से 2 टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को सॉर्ट या अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। अब करने में तो हम ये सारा काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो बेटर ये होगा कि मैं यहाँ पर इन सभी रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और हम एक्सपोर्ट करेंगे 1 से लेकर 4 तक सारे रिकॉर्ड्स, और इसको हम नाम देंगे यहाँ पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और CSV फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी फिल्टर्स मैंने यहाँ पर टिकर टेप पे लगाए थे इन म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट अराउंड 250 से भी ज्यादा फिल्टर्स हैं जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और किसी भी म्यूचुअल फंड को, फिर चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता हो या किसी और कैटेगरी के अंदर आता हो, बहुत ईजिली आप टिकर टेप को यूज करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि टिकर टेप पे चल रहा है एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट, प्रिडिक्ट द मार्केट एंड विन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेट्स प्ले पे, तो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको एक्चुअली में कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक को परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको चूज करने हैं टॉप 5 स्टॉक्स या फिर आपको चूज करने हैं बॉटम 5 स्टॉक्स। तो अगर आपके चूज किए हुए 5 स्टॉक्स पर्टिकुलर डे पे टॉप 5 के अंदर आते हैं या फिर बॉटम परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको जीतने का मौका मिल सकता है Amazon वाउचर, जो कि है वर्थ 1500 रुपए का। तो टिकर टेप का लिंक और बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि जो डाउनलोडेड एक्सेल शीट है उसको आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स डाउनलोड हो गए हैं। लेकिन अभी ये एक्सेल शीट थोड़ी सी मैसी मुझे लग रही है, तो मैं इसको क्विकली थोड़ा सा दिखने में सुंदर बना देता हूं, जिससे कि आपको समझाने में भी मुझे थोड़ी आसानी रहे। तो मैं क्विकली इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लास्ट टाइम जो मैंने सॉर्टिंग लगाई हुई थी वो लगाई हुई थी CAGR 5 ईयर्स पे, इसलिए जो शीट डाउनलोड हुई है वो CAGR 5 ईयर के बेसिस पे ही सॉर्ट होकर डाउनलोड हुई है। तो जो लोएस्ट 5 ईयर का CAGR हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। तो मैं यहाँ पर इसको एक बैड मार्क दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के, जो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है वो अगेन इसी फंड का है, तो मैं इसको फिर से अगेन एक बैड मार्क दे दूंगा। फिर हम बात करते हैं 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स की, जो कि यहाँ सबसे लोएस्ट रिटर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं अगेन इसी फंड के देखने को मिल रहे हैं। वॉलेटिलिटी अगर मैं बात करता हूँ तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड की। और अगर आप देखेंगे कि टॉप 3 फंड्स जो हैं इनकी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट अराउंड 15 की ही है, सबकी वॉलेटिलिटी सेम है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बैड मार्क तो नहीं दूंगा, बट यहाँ पर एक न्यूट्रल मार्क मैं ज़रूर दे दूंगा इन तीनों ही फंड्स को। फिर हम वापस आते हैं 3 ईयर्स के CAGR पे। तो जो यहाँ पर लोएस्ट CAGR हमें 3 ईयर्स का मिल रहा है वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का, जिसको कि मैं यहाँ पर एक बैड मार्क दे सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को भी यहाँ पर एक बैड मार्क दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो CAGR है वो भी ऑलमोस्ट अराउंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के बराबर का ही है, तो इसको हम एक बैड मार्क देंगे। AUM की अगर मैं बात करता हूं तो AUM, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर AUM 2000 करोड़ से ऊपर का है तो वो AUM सही है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट AUM है वो है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड का, जो कि है 6647 करोड़ का। तो इन सभी में अगर हम कंपेयर करें तो कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड का AUM कम है। तो मैं यहाँ पर इसको कोई बैड मार्क या न्यूट्रल मार्क इस टाइप का मार्क यहाँ पे नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं AUM को यहाँ पर स्किप करूंगा। तो जितने भी पैरामीटर हमारे पास हैं, अगर मैं इन सभी पैरामीटर में जो मैं देखूँ तो यहाँ पर एक वीक म्यूचुअल फंड जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा रेड मार्क्स आए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस वाले फंड को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये फंड हमारा शॉर्ट लिस्टिंग में फेल हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फंड बचे हैं वो ये 3 फंड्स हैं। इन तीनों में अगर मैं और थोड़ा सा ठीक से कंपेरिजन करके देखूँ तो CAGR 5 ईयर्स का जो हमारे पास है वो लोएस्ट है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का, जिसको कि मैं एक बैड मार्क दे सकता हूँ। उसके बाद जो 3 ईयर्स के एनुअल रोलिंग रिटर्न्स हैं वो भी इसी फंड के कम हैं, ऑल्दो इसमें और एक्सिस ब्लू चिप फंड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास लिस्ट कम हो गई है, छोटी हो गई है, तो मैं यहाँ पर इसको एक न्यूट्रल मार्क ज़रूर दूंगा। उसके बाद अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो मिराई एसेट का ही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है, तो 0.6 का एक्सपेंस रेशियो है, तो मैं इसको एक बैड मार्क यहाँ पर दे दूंगा।
अब क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप 2 लार्ज कैप फंड्स की, तो अगर हम यहाँ पर इन 3 में से किसी एक फंड को अगर मैं यहाँ पर हटाने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है जिसको कि मैं यहाँ से फिर से रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगा। तो हम इसको कर देते हैं हाइड। तो हमारे पास अब फाइनली रह जाते हैं ये टॉप 2 लार्ज कैप फंड्स। एक है एक्सिस का ब्लू चिप फंड, दूसरा है कैनरा रोबैको का ब्लू चिप फंड। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पर टॉप 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आए हैं, लेकिन एक पोर्टफोलियो में अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी रखते हैं तो वो भी काफी है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो फाइनली अगर किसी इन्वेस्टर को इन 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में से अगर किसी एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो वो एक म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। तो अगर हम थोड़ा सा और क्लोजली यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर CAGR 3 ईयर्स की बात करें तो CAGR 3 ईयर हाईएस्ट जो है वो है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड का। लेकिन अगर हम CAGR 5 ईयर की बात करते हैं तो CAGR 5 ईयर में 15.39% के जो CAGR दिया है वो दिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने, तो एक गुड मार्क इसको मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो दोनों का ही सेम है, तो मैं इन दोनों को ही यहाँ पे न्यूट्रल मार्क कर देता हूँ। अगर हम 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न में जो ज्यादा रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं ऑलमोस्ट 23% के, जो कि है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड ने, तो मैं इसको यहाँ पर ग्रीन मार्क दूंगा। वोलेटिलिटी हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। उसके अलावा AUM जो है वो हाईएस्ट है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो एक ग्रीन मार्क मैं इसको यहाँ पर दे सकता हूँ। फाइनली हमारे पास जो बचा है वो बचा है यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्विटी होल्डिंग में जो हाईएस्ट इक्विटी होल्डिंग है वो है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड की, जिसमें है 95.27%, जबकि एक्सिस ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है 92.84%। तो यहाँ पर ग्रीन या ऑरेंज या रेड मार्क करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये टोटली आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और इक्विटी में अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है एक्सिस ने, और जो कम इन्वेस्टमेंट की है वो की है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड ने 89.45% की। उसके अलावा मिड कैप में कैनरा रोबैको ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है जो कि है 5.82% का, जबकि मिड कैप में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वेस्ट किया है 0.47% का। स्मॉल कैप होल्डिंग्स दोनों के ही पास नहीं है। उसके अलावा जो होल्डिंग्स बचती हैं वो बचती हैं अदर होल्डिंग्स, जिनको कैश होल्डिंग्स बोला जाता है, तो उनकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी इन दोनों ही फंड्स में से हम किसी एक फंड को यहाँ पर अभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज मेरे पास है जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। तो अगर हम वापस आ जाते हैं अपने टिकट टेप के स्क्रीन पे, तो टिकट टेप पे मैं वापस आ गया हूँ, और अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक फंड को क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड को ही क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हम ये ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो हमें ये नहीं देखना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके कंपेयर विद पीयर्स, और अगर मैं कंपेयर विद पीयर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है जो कि नीचे आ गया है, जिसमें कि पीयर कंपैरिजन यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हो रखा है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, SBI ब्लू चिप फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के साथ। और जो ड्यूरेशन है वो है सिर्फ 1 साल का, यानी कि मई 6 2021 से लेके मई 6 2022 तक। तो अगर मैं इस ड्यूरेशन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चूज करता हूँ कस्टम, और कस्टम में अगर मैं 2021 की जगह पर यहाँ पर चूज करता हूँ, अभी चल रहा है 2022, तो मैं आ जाता हूँ 5 साल पीछे यानी कि 2017 पे। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है 6 मई को, तो अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मई 6 एक्चुअली 2017 में सैटरडे था, तो मैं सैटरडे की जगह काम करता हूँ मई 5 चूज कर लेता हूँ और हम करते हैं इसको अपडेट। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक तरह से पूरा एक्जैक्टली 5 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। अब क्योंकि SBI ब्लू चिप फंड को हमने पहले ही यहाँ पर रखा नहीं था, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। हमारे पास है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, और जो तीसरा फंड हमारे पास था वो था कैनरा रोबैको का, कैनरा रोबैको, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर इन तीनों फंड्स के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ होके आ गया है पिछले 5 साल का। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू लाइन है ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड की, उसके जस्ट नीचे जो रेड वाली लाइन है वो है कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड की, और जो लास्ट में जो थर्ड लाइन है लाइट ब्लू कलर की वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की। और ग्राफ से ही ये चीज़ क्लियर है कि कंसिस्टेंटली जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो दी है वो दी है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने। कंसिस्टेंटली इसने बाकी 2 फंड्स को लगातार पिछले 5 साल में बीट किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिंक वाली लाइन की, तो पिंक वाली लाइन और जो लाइट ब्लू वाली लाइन है यानी कि मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की लाइन है, ये दोनों लाइनें ऑलमोस्ट अराउंड ओवरलैप करके चल रही थी कोरोना से पहले, यानी कि फरवरी 2020 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिप जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे पास मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का, जिसमें कि ये जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गई थी। तो उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर कैनरा रोबैको की परफॉर्मेंस मिराई एसेट लार्ज कैप फंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी गई है। तो मुझे लगता है कि जो डेटा हमने देखा था एक्सेल शीट पे और जो डेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ की फॉर्म पे, इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे अपने लिए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है।
आप एक्सिस के साथ जाना चाहते हैं या कैनरा रोबेको के साथ जाना चाहते हैं या फिर मेरे साथ लार्ज कैप फंड के साथ जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी एज 25 साल या 30 साल या उससे कम है, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं है तो आप अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए लार्ज कैप के अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप एंड मिड कैप है या प्योरली मिड कैप है या स्मॉल कैप कैटेगरी है, इन सब कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ परेशानी ये है कि इन म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं ये आपको कुछ स्लो या थोड़े से कम लग सकते हैं जब आप इनको कंपेयर करते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो लीस्ट रिस्की फंड्स हैं, क्योंकि ये बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। जब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 100 कंपनीज हैं जो कि अपने मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 पे आती हैं, उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। अब क्योंकि इन कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है, इन कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्टेबल ग्रोथ होती है, इसलिए जो आपका पैसा होता है वो लेस रिस्क पे होता है। लेकिन कम रिस्क का मतलब होता है कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो स्टेबल रिटर्न्स तो मिलेंगे, लेकिन थोड़े से कम रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाएगी अगर आप अपने लिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल पाई है या कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।